नमस्कार। तो हिस्ट्री एनसीईआरटी 6 क्लास की चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। इसके नोट्स बनाए हुए हैं तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो अध्याय 7वां है इसका, अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक। तो इसमें पॉइंट नंबर पहला है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट है चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, ठीक, ये सबको पता होगा। तीसरा पॉइंट है चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट है आप लोगों का कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, उस चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये क्या थे, महत्वपूर्ण थे। तो इन तीनों को याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने मौर्य साम्राज्य की वंशावली दी हुई है, तो ये आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, बट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 6 क्लास एनसीईआरटी के हिसाब से दे रखी है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की वंशावली आपका चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट है, फिर है आपका बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, सालिसुका, देववार्मन, शतधन्वन और बृहदर्थ। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये वंशावली है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना अपने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छठे पॉइंट की, 6वें से 9वें तक के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे, ठीक, याद रहेगा। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानियाँ थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। अच्छा, 7वां पॉइंट है तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ते में पड़ता था। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, ठीक है। समझ गए होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और समझ जाना, ठीक है। अच्छा, 8वां पॉइंट है आपका अशोक के अभिलेख भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, याद रखना ये देश कि कहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों से अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक। 9वां पॉइंट है सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम और त्रिपुरा मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ठीक। ये जगहें थी जो ये क्या थे, मौर्य साम्राज्य से बाहर की जगहें थी। तो ये भी याद रखना कि कौन कौन सी जगह मौर्य साम्राज्य से बाहर थी, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की, ठीक है। तो 10वां है कैसा प्रशासन था, ठीक है। तो एनसीईआरटी 6 क्लास में जितना डेटा था मैंने उतना ही इसमें डाला है, क्योंकि आगे हम बड़ी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा जानकारी होगी, ठीक है। इसमें जितनी थी वो मैंने नोट्स फॉर्म में आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, एक हेडिंग इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, ठीक, समझ जाओ इस चीज़ को, ठीक। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों, ठीक है, इसमें यूं कर देना, राजधानियों से शासन किया जाता था। क्या किया जाता था, तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से ही शासन किया जाता था। किसमें, छोटे क्षेत्रों में और प्रांतों में, समझ गए, ठीक। हाँ, तो चलो अब इसमें बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। कहाँ से रखा जाता था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या थी, राजधानियाँ थी, ठीक है। नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो इस पॉइंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फैक्ट है एक। तो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों में क्या होता था, नियंत्रण रखा जाता था और वहाँ के जो गवर्नर या राज्यपाल जो बनाए जाते थे वो किसको बनाया जाता था, राजकुमारों को। तो राजकुमारों को वहाँ का कार्य सौंपा जाता था। तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, समझ रहे हो, क्या माना जाता था, ये जो जगहें थी, जो प्रांत थे, जो क्षेत्र थे, उनमें क्या थी, जो स्थानीय परंपराएं थी और नियम थे स्थानीय, वही क्या होते थे, इसमें फॉलो किए जाते थे, ठीक है, वही माने जाते थे, याद रखना। अच्छा, 5वां है आप लोगों का कि 5वां पॉइंट है अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उत्तर जो पश्चिम एरिया था वह कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, समझ गए, ठीक है। उत्तर पश्चिम जो एरिया था मौर्य साम्राज्य का, वहाँ क्या था, कंबल के लिए प्रसिद्ध, और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए
प्रसिद्ध था। तो ये दो चीज़ें याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ नजराना। तो नजराने पे एक नज़र मार लेते हैं, इसके बारे में यहीं पे इतना ही लिखा हुआ था तो मैंने इतना ही लिख दिया, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नजराना आ सकता है क्वेश्चन कि नजराना क्या चीज़ है, कैसा है, तो थोड़ा सा समझना जरूरी है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो नजराना ये होता था जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, स्वेच्छा से इसे देते थे, समझ रहे हो। और क्या है, वही नजराना अनियमित रूप से जब संभव हो इकट्ठा किया जाता था, समझ रहे हो बात को। तो इस पॉइंट को समझ लेना, और नजराना का जो आगे जो बड़ी एनसीईआरटी होगी उसमें ज़्यादा गहराई में होगा, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊँ। ये खाली नोट्स है, नोट्स के लिए आपको जितना याद रखना है मैंने उतना ही इसमें लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है, ये नोट्स है। तो चलो अब 12वां पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। इसमें भी एक ही पॉइंट था, राजधानी में सम्राट। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो मैंने इसमें डाला हुआ है। एक आप इसमें पहला पॉइंट है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, समझ रहे हो। मेगस्थनीज क्या था कि यूनानी राजा के सेलुकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये मेगस्थनीज कौन था और ये क्या करने आया था, कैसा। तो इसके बारे में आगे तो विशेष आगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, अभी जितनी थी उतना मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक, राजा का नाम याद रखना और मेगस्थनीज का नाम याद रखना कि ये राजदूत था, ठीक है, किसका था, सेलुकस निकेटर का, समझ गए। इतना याद रखने की आवश्यकता है। इसमें एक पॉइंट और बना सकते हैं आप लोग, मैंने पढ़ा था कि राजा सामान्यतः हथियाबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। तो इस चीज़ को पढ़ लेना थोड़ा सा, इसमें एक हेडिंग है नीचे से, तो पढ़ लेना आप लोग। इसमें लिखा हुआ है राजधानी में सम्राट, तो उसमें नीचे एक दो पॉइंट और हैं, वो देख लेना आप लोग। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर भी फिर भी आप लोग देख लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। तो चलो अभी बात कर लेते हैं, अब अशोक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जानकारी जितनी अशोक के बारे में है उतना मैंने नोट्स फॉर्म में उतार दिया है, ठीक है, नोट्स बना दिए हैं। तो ये नोट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। प्रीलिम्स मेंस, मैं अब कह रहा हूँ मेंस में भी काम आएंगे और आपके ऑप्शनल वालों को भी काम आएंगे, ठीक है। तो चलो अभी 13वें नंबर का पॉइंट था, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक क्या था, एक अनोखा सम्राट था, क्यों था, चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है वो है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्या थे, सबसे प्रसिद्ध, इसीलिए इनको अनोखा, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक थे ये। दूसरा है, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, समझ रहे हो। अभिलेख पहले पढ़े थे हमने कि जो अभिलेख, अशोक के अभिलेख, तो इन्होंने क्या करा था कि जनता को पहुंचाने, किसके द्वारा, अभिलेखों के द्वारा संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ठीक। वह पहले, ऐसे पहले थे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अभिलेखों के द्वारा सबसे पहला शासक कौन था जिसने जनता को संदेश पहुंचाने का कार्य किया था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं, समझ गए। तो इन चीज़ों को, पॉइंटों को, छोटे छोटे फैक्टों को याद रखना। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ब्राह्मी देखो लिपि है और भाषा कौन सी है, प्राकृत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मी भाषा में लिखे हैं, इस तरीके से भी बच्चे मैंने देखे हैं कि देखते हैं इस तरीके से प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं फिर। तो पहले सेंटेंस को ढंग से पढ़िए और उसके बाद इसको समझिए लाइन को कि क्या है, तब जाके इस पे कार्य कीजिए, ठीक है। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, और लिपि कौन सी यूज हुई है, ब्राह्मी लिपि, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, थोड़ा बहुत पॉइंट थे वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। अब थोड़ा सा अशोक के का कलिंग युद्ध है इसमें, उसके बारे में भी 2-4 पॉइंट है, तो वो भी देख लीजिए। तो कलिंग क्या है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का क्या है, प्राचीन नाम है। इस चीज़ को याद रखना, कलिंग क्या है, तटवर्ती उड़ीसा का क्या है, प्राचीन नाम है। इसका प्रीलिम्स वाले देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिए, छोटे छोटे पॉइंट को। अशोक ने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग की विजय की। तो याद रखना अशोक, ये भी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अशोक ने क्या करा, राजा बनने के 8 साल बाद क्या करा, कलिंग की विजय की थी। तीसरा है, अशोक ने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया, समझ गए। अब तो आप कहोगे कि धम्म क्या चीज़ है, ठीक है। तो अशोक का धम्म ही इंपॉर्टेंट था जिसके कारण वो महान हुआ, ठीक है। उसने धम्म को लेके चला, और धम्म में क्या क्या नियम बनाए, क्या क्या थे, धम्म का मतलब क्या है, तो वो हम नीचे पढ़ेंगे।
और बाकी की जो गहराई में जानकारी होगी आगे की बड़ी एनसीईआरटीज़ में पढ़ेंगे। तो इसमें जितना था ये पॉइंट तीनों याद कर लीजिए। 15 है आपका, 15 नंबर का पॉइंट है, वो अशोक का धम्म क्या था। देखो आ गया, फिर अशोक का धम्म क्या, तो मोटा मोटा इसमें समझाना चाहता हूँ, जितना एनसीईआरटी में था मैंने उतना ही लिखा है, ठीक है। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, बार बार बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अशोक का धम्म क्या था, ठीक है। तो इसको पढ़िए। पहला, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। समझ रहे हो? देखो ये धम्म कुछ नहीं था, ऐसा कोई नहीं था कि किसी की देवता की पूजा या कोई कर्मकांड, कोई इससे कोई संबंध ही नहीं था इसका, ठीक है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। समझ रहे हो बात को? इसमें देखो धम्म का मतलब ये है कि अच्छे व्यवहार की शिक्षा। समझ रहे हो? सीधी बात यह है कि अशोक का धम्म था अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना, समाज को क्या, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना। आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन आ गया तो अशोक का धम्म क्या है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अच्छे समाज को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना ही अशोक का धम्म था। समझ गए? बस यही इसका एक पॉइंट है। बाकी इसके गहराई में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बाकी एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत पॉइंट है तो वो देख लेना अशोक के बारे में, ठीक है। ये नोट्स हैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो आप नोट्स बना लीजिए इनसे। अच्छा, दूसरा है, वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। देखो बुद्ध के जो उपदेश दिए हुए थे, वो बुद्ध के बारे में हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, गौतम बुद्ध। तो वह देखो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, ठीक है। वो भी वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया, काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे उनसे, काफ़ी कुछ सीखा उन्होंने, तो उनसे भी वो काफ़ी प्रेरित हुए थे, ठीक है। तो उस चीज़ को भी देख लीजिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, धम्म की शिक्षा देने वाले अधिकारियों को धम्म महामात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धम्म महामात। याद रखना कि धम्म की शिक्षा देने वाले, क्वेश्चन आ सकता है कि धम्म के शिक्षा देने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? धम्म महामात। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट हैं, यही प्रीलिम्स में आ जाती हैं, फिर इधर उधर देखने लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। और अब देखिए चौथा नंबर का पॉइंट, अशोक ने धम्म के विचारों, यहाँ पे धर्म को हटा देना, ये धर्म हो गया, गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अशोक ने धम्म के विचारों, ये धर्म नहीं है, ठीक है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। देखो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या करा? सीरिया और मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। समझ गए इस बात को? तो इतना अध्याय नंबर 7वें में इतना ही था, ठीक है। फिलहाल आगे जो होगा, आगे जितना आगे 8वें नंबर का अध्याय भी मैं जल्दी इसमें अपलोड करूँगा। और आप फिलहाल इतना नोट्स बना लिए। 7वां जो चैप्टर था उसमें इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिए और इनको रिवाइज भी करिए, इनको साथ साथ पढ़ने के साथ साथ इनको रिवीजन भी करिए, और साथ में एनसीईआरटी को भी मोटा मोटा पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा। और चैप्टर नोट्स यही बनाने हैं, ठीक है। नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं हैं और इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अभी का प्रीलिम्स देख लेना आप, नेक्स्ट जो आएगा आपको बहुत काम आने वाले हैं ये नोट्स, तो इनको मजाक मत लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैंने बना के रखे हुए हैं, इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बाकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और यार देखो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि लाइक नहीं करोगे तो मेरी वीडियो किसी तक पहुँचती नहीं है, और पहुँचेगी नहीं तो सीधी बात है मेरा मोटिवेशन ही ख़राब हो जाता है, इसको मतलब ख़त्म हो जाता है इससे वीडियो बनाने में। तो ठीक हो, तो थोड़ा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिलहाल 8वें अध्याय में।